At first we are quickly revising what we had studied in Unit 2. Okay? So Unit 2 कंसिडरेशन के बारे में है और इसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या कि कंसिडरेशन इज मस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट. नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट कंसिडरेशन. No consideration, no contract. There must be quid pro quo, something in return, and this consideration must be at the desire of the promisor. However, consideration may move from promisee to any other person. Consideration can be past, present or future. ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ा था. लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन में यही चीज़ था. मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. इसके लिए केस लॉ पढ़ा था हम लोगों ने. एग्जीक्यूटेड कैन बी एग्जीक्यूटरी यानी परफॉर्म्ड या फिर टू बी परफॉर्म्ड. मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. निड नॉट बी एडिक्वेट मतलब कि जो काम करे उसका एग्जैक्ट प्राइस होना ज़रूरी नहीं है. वाई? बिकॉज इट इज़ डिसाइडेड अमॉन्ग द पार्टीज. परफॉर्मेंस ऑफ वन विच इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म and it must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. अच्छा एक और है, it is must be real not illusionary. Illusionary things cannot be binded under law. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं suit by a third party to a contract. कोई अगर थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट से तो क्या वो केस कर पाएगा? इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो एक जनरल रूल जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. रूल ये है, कंसिडरेशन ऑफ एन अग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट पे. मतलब भले ही कंसिडरेशन में इन्वॉल्व थर्ड पार्टी हो लेकिन वो डायरेक्टली केस नहीं कर सकता. ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट. तो तुम बोलेगे ये तो अजीब सा बात हो गया. अभी तो हम लोग केस लॉ चेन्नैया वर्सेस रमैया पढ़ा था, उसमें थर्ड पार्टी तो केस कर सकता था ना, इन्फोर्स करा सकता था. फिर यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे? एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं. आर हु इज इंडेप्टेड टू क्यू सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू आर. पी जो है वो क्यू से इंडेप्टेड है, मतलब पी क्यू को पैसा देगा. तो उसने अपने प्रॉपर्टी आर को सेल किया है और आर ने प्रॉमिस किया है क्यू को कि वो पी के बिहाफ में पैसा दे देगा. इफ आर फेल्स टू पे, क्यू आर पे केस नहीं कर पाएगा बिकॉज पेमेंट का डेट उसका पी से है ना कि आर से. तो इसका कुछ एक्सेप्शंस है इस लॉ का. अगर पी अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है उसके बदले वो आर से कुछ लेगा ना, मतलब पैसा लेगा, तो वो सीधा पी क्यू को दे सकता है ना, आर क्यों देगा पीछे? तो भाई ना आर तो फिर प्रॉपर्टी का सेटलमेंट में यही बोला होगा कि थोड़ा पैसा दे देंगे और तुम्हारा लोन चुका देंगे. उस तरह का अरेंजमेंट हुआ होगा. हाँ तो बोला है चीज कि आर देगा क्यू को पैसा और इन बिहाफ. हाँ, अरेंजमेंट उसी टाइप का ही हुआ है कि आर को पे करना है क्यू को. अब क्यों हुआ है वो तो आप लोग का आपस का बात है, क्या पता क्यों हुआ है. तो द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच है वो उनका प्राइवेट मैटर है. एक थर्ड पार्टी, एक स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए केस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं. is however subjected to certain exceptions. In other words, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. ऐसे कितने केस हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए? टोटल 7 ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी केस कर पाएगा. ठीक है, तो क्या है वो? पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट. जब एक ट्रस्ट फॉर्म होता है, ट्रस्ट फॉर्म होने का मतलब समझते हो? फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रस्ट? नहीं, बेसिकली क्या है? ट्रस्ट इज एन अरेंजमेंट जहां पे किसी एक इंसान के लिए कोई इंसान कुछ छोड़ के जा रहा है. ठीक है ना? यस, लाइक काइंड ऑफ अ विल भी बोल सकते हो.
तो ऐसे में वो किसी को इंटरेस्ट करके जा रहा है कि ये बेनिफिट इसको दे देना, ठीक है ना। तो जिस इंसान के बेनिफिट के लिए बना है उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, उस इंसान को बेनिफिशियरी बोलेंगे। और जो पार्टी ये करके जा रहा है वो ट्रस्टर होगा, सेटलर होगा, और जिसको ये जिम्मेदारी देके जा रहा है वो ट्रस्टी होता है। अब ये वर्ड्स का मीनिंग तुम यहाँ पे लिख लो, 15 दिन बाद ही भूल जाओगे और फिर पढ़ोगे घर पे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेनिफिशियरी कौन है, ऊपर में लिखो द थर्ड पार्टी रिसीविंग बेनिफिट। ये थर्ड पार्टी हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना किसके बीच, सेटलर और ट्रस्टी के बीच। यस, नीचे देखो लिखा हुआ है बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी, ठीक है ना। तो ये लोग पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब सेटलर कौन हो गया, जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्टी किसको है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रस्ट, जो एग्जीक्यूट करवाएगा इसको, जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं, जो इसको इम्प्लीमेंट कराएगा। बहुत बार ट्रस्टी लॉयर्स भी होते हैं, जैसे कि चिन्नैया रमैया वाला केस में डॉटर ट्रस्टी थी, ठीक है, अंकल बेनिफिशियरी और सेटलर मदर। समझ में आया बात को। तो ऐसे केस में होगा इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, कोई भी तरह का अगर फैमिली सेटलमेंट है, और अग्रीमेंट्स में जरूरी नहीं है कि सारे फैमिली मेंबर्स का नाम लिखा हुआ हो, इन द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। अगर राइटिंग में फैमिली सेटलमेंट हुआ है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू सेटलमेंट मे इन्फोर्स द अग्रीमेंट, ठीक है ना। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे वो मेंबर्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट के टाइम पे वो लोग केस कर सकते हैं कि हम लोग को डिनाई कर दिया गया, हम लोग को तो सेटलमेंट में रखा ही नहीं गया। दोज फैमिली मेंबर्स, टू ब्रदर्स X and Y agreed to pay an allowance of 20,000 to mother on partition of joint property, but later they denied to abide by it, held their mother, although stranger to a contract, can require their son for such allowance in the court of law। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ब्रदर्स के बीच हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में मदर इन्वॉल्व नहीं थी, बेनिफिशियरी हाँ उस तरह से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग है, डायरेक्ट फैमिली है, तो फैमिली सेटलमेंट का एग्जाम्पल में आ गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट। देखो इंडिया में वेडिंग पे बहुत हैवी एक्सपेंसेस होता है, तो ऐसे में क्या होता है, पार्टीज जो थोड़े स्मार्ट पार्टीज होते हैं वो लोग अग्रीमेंट बना लेते हैं कि शादी का खर्चा कौन कितना कितना उठाएगा। ओके, यस, सो दैट आगे जाके डिस्प्यूट हो गया तो अब प्रोविज़न। और लेट मी टेल यू, जब डिवोर्सेस वगैरह होता है जिन लोगों का, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बना हुआ है ना, तो फिर जितना केस करेगा कि हम इतना रुपया खर्चा किया था, इसका मेरे को आधा रिइंबर्स करो, देना पड़ेगा। A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he is not the party to an agreement। ठीक है ना। For example पढ़ते हैं, Mr. X wife deserted him for ill treating her। ठीक है। Mr. X promised his wife's father Mr. Puri that he will treat her properly or else pay her monthly allowance, but she was again ill treated by her husband। Held she has all the right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri, even though he was a stranger to a contract। In case of assignment of a contract, assignment क्या होता है? When the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill। समझा रहे हैं, चिंता मत करो। जैसे मान लो तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिला क्लीनिंग का,
तुमने ये जॉब असाइन किया किसी क्लीनिंग एजेंट को और तुमने बोला कि देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसका हम 20% रखेगा, 80% तुमको दे देगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि काम तो तुमको करना है। हो गया ना? तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टी से, कॉन्ट्रैक्ट तुम एग्जीक्यूट कराओ, लेकिन अपना कंसिडरेशन तुम असाइन कर दिया क्लीनिंग एजेंट को, तो वो बन गया असाइनी, तुम बन गए असाइनर। तो सपोज फिर अगर 80% वाला बात है वो फिर एंड में नहीं दिया, मतलब हम उस क्लीनिंग एजेंट को एंड में नहीं दिया, तो वो क्लीनिंग एजेंट थोड़ी उस पार्टी से जाके मांगेगा ये कि मेरे को 80% दो। नहीं, नहीं ना, मुझे अगर तुमको पेमेंट मिल गया तो तुम पे केस करेगा, अगर तुमको भी नहीं मिला तो फिर उस पे करेगा। मतलब उसको मिल चुका, मेरे को मिल चुका, बट हम उसको 80% दिया नहीं, तो फिर हम मतलब क्लीनिंग एजेंट उस पार्टी पे केस नहीं कर सकता। नहीं, फिर वो तुम्हारे पे करेगा। सो दैट इज द थिंग। तो असाइनमेंट में क्या होता है ये तुम नोट कर लो। असाइनर में डैश दे के लिखो, असाइनर कहीं अगल बगल में लिख लो असाइनर। हाँ, द पर्सन हु ट्रांसफर्स कंसिडरेशन। ठीक है, असाइनी कौन हो गया? आउटसाइड पार्टी हु रिसीव कंसिडरेशन। अब इसमें एक बात समझ लो, ये आगे एक बात लिखा है, बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। कोई काम जो है एक इंसान खुद कर सकता है, किसी और को असाइन करने से नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर जो है वो तो एक पर्सनल स्किल होता है ना। तुम अगर किसी और को असाइन कर दोगे तो क्लाइंट बोल सकता है, अरे हम तो आप पे रिलाई करते हैं, आप किसी और को काम कैसे दे सकते हैं, हम आपका वर्क पसंद करता है, किसी और का मेरे को पसंद नहीं आया, तो इन दैट केस यू कैनॉट असाइन। ठीक है, जहाँ पे पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अपना फैक्ट्री इनॉग्रेट कर रहा है, तो किसी सेलिब्रिटी को पैसा दिया कि आप आओ इनॉग्रेशन करने के लिए, इससे मेरा मीडिया प्रेस में अच्छा न्यूज़ आएगा। ठीक है, जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह होता है। अब वो बोलते हैं हम किसी दूसरे को असाइन कर देते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट है, तो असाइनमेंट इज़ नॉट वैलिड इफ पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें भी तो एक्सेप्शंस होता है, जैसे अभी हॉस्पिटल में गया एक डॉक्टर से करवाना है, लेकिन वो अपने जूनियर डॉक्टर को भी असाइन, हाँ, तो वो असाइनमेंट नहीं होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पेशेंट बोला है अपना डॉक्टर से कि आप मेरा ऑपरेशन करो, आप मेरा ट्रीटमेंट करो, तो डॉक्टर असाइन नहीं कर सकता, तो वो फ्री नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। अगर पेशेंट अग्री कर रहा है कि ठीक है मेरा असिस्टेंट डॉक्टर से करना है, तो पेशेंट करे, फोर्स तो नहीं कर रहा है ना डॉक्टर, पेशेंट के पास तो है ना अपना कंसेंट देने का। तो फिर टाइम नहीं है तो फिर दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल, where the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result in a binding obligation towards third party। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से, L ने M को लोन दिया 20,000 का, to be given to N। L ने M को पैसे दिए हैं 20,000, बोला ये N को दे देना, और M ने बोला N को कि देखो जो तुमको पैसे चाहिए ना L से, वो मैं होल्ड करके रखा हूँ और तुमको दे दूंगा, मैंने L से रिसीव कर लिया है और तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो उसके पास कस्टडी में है रुपया, बट आफ्टरवर्ड्स M रिफ्यूजेस टू पे। तो ऐसे में वो ये नहीं बोल सकता ये तो L और N के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, हम कहाँ से बीच में आया। N will be entitled to recover the same from M।
तो कोर्ट में तो देना पड़ेगा ना फिर तो जहां पे एक्नॉलेजमेंट कोई करे अपना मुंह से कि आई होल्ड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी और बेनिफिट फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू पे यू इट एंड आई एम होल्डिंग दिस फॉर ऑन बिहाफ और on your contracted party, then he becomes a party by estoppel, by acknowledgement. Okay, last is second last is in case of covenant running with the land. covenant का मतलब क्या होता है? some kind of terms and conditions, ठीक है ना, terms and conditions किसी agreement में running with the land. अगर लैंड का बाई सेल हो रहा है उसके साथ में कुछ कंडीशंस अटैच्ड है. कंडीशंस मतलब कि कुछ होगा बाई सेल में, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं. द पर्सन हु परचेजेस द लैंड विथ नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड. द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी इन्फोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर. जिसके पास वो लैंड जाएगा उसके पास भी भाई सेम टर्म एंड कंडीशंस. एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब समझ में आएगा. वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है, एक ओनर है उसके पास दो ज़मीन है अगल बगल में. एडजेसेंट मतलब वन वॉज एग्रीकल्चर, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the other agriculture land from pollution. तो बोला कि हम ये ज़मीन तुमको बगल वाला बेच रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं तुम यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर फार्मिंग नहीं हो पाएगा. इस शर्त पे हम तुमको ज़मीन बेचेंगे. तो ये हो गया कोवेनेंट, एक टर्म्स एंड कंडीशन बेचने के साथ. सच कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड सो whosoever is the successor of the land has to abide by it. तो जो भी इस लैंड को खरीदेगा उसको ये शर्त मानना पड़ेगा. Such are called restrictive covenants and all successors are bind to it. ठीक है ना? मतलब जिससे अगर जो परचेज किया किसी और को बेचेगा तो यस, उसको भी ये बाइंड करेगा ये कॉवेनेंट. फिर वो नया पार्टी आया तो वो ये नहीं बोल सकता मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो वो कोवेनेंट उस पर भी अप्लाई हो जाएगा. तो यही चीज़ यहाँ जो ऊपर में लिखा है ना, मे बी इन्फोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर. मतलब जो सेलर है उसका जो सक्सेसर होगा वो भी इस चीज़ को इन्फोर्स करा सकता है. कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट. असाइनमेंट और एजेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. जैसे सेल्स वगैरह करते हो तो बहुत सारा एजेंट्स रखते हो, तो एजेंट्स के थ्रू अगर तुम काम कर रहे हो ऑब्वियसली इसमें भी पर्सनल स्किल का ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे में एजेंट जो है एक थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, तो एजेंट भी सू कर पाएगा. फिर द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज़ एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. लेट्स सपोज तुम्हारा बिजनेस है कोलकाता में, तुमने पंजाब में, ठीक है, चंडीगढ़, ये सब जगह पे अपना प्रोडक्ट्स भेज के रखा है. अब वहाँ पे तुम्हारा एजेंट है, वो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारे इंस्ट्रक्शन से काम करता है. अब एजेंट तुम्हारे बिहाफ में वहाँ पे गुड्स भेजा, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट्स हो गया, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो तुम केस कर सकते हो उस पार्टी पे इवन दो तुम उससे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि वो एजेंट तुम्हारे बिहाफ में काम कर रहा था. ठीक है. सो क्या क्या हम लोग पढ़ा. ऐसे नॉर्मली a third party cannot sue upon a contract due to doctrine of privity of contract. Doctrine of privity of contract. लेकिन in case of a trust, in case of family settlement, in case of assignment, in case of covenant running with land, in case of agency and acknowledgement by estoppel, अच्छा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी है, इन सारे केस में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी फॉलोड नहीं होता. दीज आर एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी. तो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी. ठीक है ना, ये बोल सकता है. या फिर व्हाट आर द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल केसेस वेयर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू. ठीक है ना.
या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि एक एग्जाम्पल दे दिया तुमको, एक सिचुएशन दे दिया, अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए, तो यू हैव टू अप्लाई द प्रोविजन उस तरह से। तो सर ये जो था चिन्नैया वर्सेस रमैया, तो ये भी तो एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन रिलेटेड। यस अभी तुम एक्सरसाइज में जाओ, पेज 1.41, वहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 2। Q&A जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे भी तुमको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर सोहन लाल सोल्ड 10 acres of agriculture land to Mr. Mohan Lal on 25th September 2020 for 25 lakh। ठीक है, the property papers mentioned a condition, whosoever purchases the land is free to use 9 acres and 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chote Lal. The son of the seller for carrying out farming and other activities of his choice। तो उसने बोला मैं ज़मीन बेचूंगा तुमको, लेकिन 9 एकड़ तुम रखोगे, 1 एकड़ मेरे बेटे के लिए रहने दोगे, इस पे वो अपना फार्मिंग एक्टिविटी करेगा। On 12th October, Sohan Lal died, leaving behind his son and life. On 15th October, purchaser started construction of an auditorium on whole of the 10 acres of land and denied any land to son। तो क्या जो छोटे लाल सन है वो फाइल केस कर सकता है अगेंस्ट द परचेजर एंड गेट अ सुइटेबल रिड्रेसल। तो देखो जब भी केस स्टडी क्वेश्चन होता है हमेशा याद रखो आंसर 3 पैरा में लिखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 4, 5 मिनिमम 4 मार्क्स का रहेगा। और लिखने का तरीका क्या है, पहला पैरा में हम लोग लिखते हैं द लॉ रिलेटिंग टू दिस, फिर दूसरा पैरा में लिखते हैं हम लोग ये सिचुएशन क्या है, और फिर तीसरा पैरा में हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन। दैट इज द वे टू राइट केस लॉस। कितना मार्क्स का केस लॉ आएगा, कम से कम 25 मार्क्स का, 25 to 30 मार्क्स का आउट ऑफ 60। 28 मार्क्स का जनरली आता है, ठीक है, हर बार। ऑब्वियसली हर चैप्टर में बहुत सारा केस लॉस कराया जाता है, उसका कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये लोग तो बुक छाप देता है आंसर में। तो देखो ये लोग का पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2D। ये लोग क्या जाता है, लोगों को तो बुक छापना है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, तो पहले तुमको क्या करना है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन समझाना है कि नॉर्मली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ये बोलता है दैट नो थर्ड पार्टी कैन सू अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। ठीक है ना, और से एक्सेप्शन में है कि एक चिन्नैया रमैया वाला केस लॉ है, उसको हम लोग कोट करेंगे, ठीक है ना, कि हेल्ड इन द अथॉरिटिक डिसीजन ऑफ, हेल्ड एज पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट of Chinnaiya versus Ramaiya, the consideration can be legitimately moved from a third party and to an accepted principle of law in India। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पैरा में सिचुएशन बताएंगे कि सोहन लाल ने ऐसे ऐसे करके ज़मीन जो है साथ में अटैच किया कि 1 एकड़ जो लैंड है वो उसके सन छोटे लाल को फार्मिंग के लिए दिया जाए। हावेवर जो परचेजर है उसने पूरा 10 एकड़ लैंड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक अटैच्ड कोवेनेंट विथ लैंड है जिसका ब्रीच हुआ। तो ऐसे में फिर कंक्लूजन क्या लिखेंगे, द थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर छोटे लाल कैन फाइल अ सूट, ठीक है ना, अगेंस्ट द परचेजर। यही हो जाएगा इसका कंक्लूजन। तो इसका लॉ तो ये वाला होगा ना, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द लैंड, मतलब यस, ये वाला चीज़ हमको प्रोविजन में लिखना चाहिए, एक्सेप्शन में, और साथ में केस लॉ भी लिखना चाहिए, चिन्नैया रमैया वाला। हाँ, वो दोनों हम लोग को रेफर करना चाहिए। अगर तुमको केस लॉ का नाम याद है तो वो केस लॉ में क्या हुआ था वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो तुम नाम भूल जाते हो केस लॉ का, तो फिर उस केस लॉ में क्या हुआ था वो भी तुमको समझाना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। और जैसे हम लोग को सेक्शन नंबर याद नहीं है कि कौन सा सेक्शन नंबर में है प्रिविटी और ये वाला चीज़, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर बार ऐसे आंसर स्टार्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का,
क्योंकि हम लोग सेक्शन नंबर लर्न नहीं कर रहे हैं। एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फिर लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का चलो करते हैं हम लोग। सो इसको 10 एकड़ बेचने का जरूरत क्या, बनवाई बेचता। एक्चुअली 10 एकड़ को बेचा क्यों, जब उसको 9 में ही यूज करना था उसको। अब ये सब क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? तो इस आंसर तो क्वेश्चन बेसलेस है ना, वो बोल रहे नहीं, बेसलेस कैसे है? एक प्रॉपर्टी का छोटा छोटा डिवीजन नहीं होता, एक प्रॉपर्टी का माउंटिंग होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब उसका अगर वॉल बाउंड्री किया हुआ है तो 1 एकड़ को डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और फिर उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन का फिर कॉस्टिंग अलग हो जाता है। तो वो लीगल एक्सपेंसेस से बचने के लिए बहुत तरह का हज़ार कारण हो सकता है जिसके वजह से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है ना, अभी प्रैक्टिकल चीज़ें तुम लोग नहीं जानते हो। क्यों किया नहीं किया वो मत सोचो, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया उसका मर्जी, उससे मिले तो नहीं है ना, उसके लिए जाके मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कोई कोई एग्रीमेंट ऐसे भी हैं जो वैलिड होंगे विदाउट कंसिडरेशन। ये तो पहला वाला जो है कि नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, उसका भी एक्सेप्शन है ये तो। सो देयर आर सर्टेन, बाप रे कितना सारे एक्सेप्शंस है, बहुत अच्छा से ये पढ़ना पड़ेगा। मतलब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सर्टेन एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सेबल, ये हम लोग को अब पढ़ना है। चलो ठीक है, बिना कंसिडरेशन के। सो द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. In every valid contract, consideration is important. A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains certain exceptions to this rule. क्या है वो exceptions? सबसे पहला, अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बना हुआ अग्रीमेंट। इसके लिए 4 शर्तें होने चाहिए। सिर्फ कोई भी बोल देगा लव से बनाया था हम तो अग्रीमेंट, कोर्ट में जाके बोल देगा, कोई दुश्मनी से एग्रीमेंट थोड़ी बनाते हैं। प्रूफ करना पड़ेगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैसे है। नंबर 1, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आर्टिफिशियल लव नहीं। नेचुरल लव कैसे हो सकता है? फैमिली टाई, फैमिली टाई। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तभी कोर्ट बिलीव करेगा कि हाँ नेचुरल लव है। ठीक है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंह से बोला हुआ नहीं चलेगा, नहीं तो पिछले पहले एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा हुआ है ना सोशल एग्रीमेंट, कि हस्बैंड वाइफ को बोला कि हम एनुअल मेंटेनेंस देंगे लेकिन नहीं दिया, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं था। क्यों? रिटर्न नहीं किया। तो मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। सिर्फ लिखो मत, उसको जाके डीड बनवा लो प्रॉपर, रजिस्ट्रेशन। हाँ, तब जाके सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा लॉ में, सिर्फ आपस में लिख लेने से नहीं होगा। ठीक है ना, तभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैन बी इन्फोर्स। ये चारों के चारों शर्तें होनी चाहिए। मतलब क्या? मान लो एक फ्रेंड है, उसके साथ एक सोशल अग्रीमेंट किया, रिटर्न कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया, क्या वो कोर्ट में इन्फोर्स होगा? नहीं होगा, नियर रिलेशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ है, रिटर्न कर लिया लेकिन रजिस्टर नहीं किया तो नहीं होगा। ठीक है, a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration। जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ कर रहा है लेकिन सामने वाला उसके लिए कुछ रिटर्न में नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। A husband by registered agreement promised to pay his earnings to his wife, तब फिर held the agreement even though without consideration was valid। अब without consideration इसको क्यों बोल रहे हैं बोलो तो? Why it is said without consideration? वापस कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, वाइफ उसके लिए थोड़ी कुछ कर रही है, उसके लिए
दैट इज़ वाई। नॉर्मली क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ काम करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे हस्बैंड कंसिडरेशन दे रहा है, वाइफ ने तो उसके बदले कुछ नहीं किया ना, इसीलिए विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ये रजिस्टर्स जब करेंगे तो। कौन बोला? तो देख यहाँ फॉरेन कंट्री में जाके देखो, हस्बैंड वाइफ पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, फिर शादी के बारे में सोचते हैं, पहले ये सब डिस्कस कर लेता है प्रॉपरली बैठ के, ठीक है ना। A out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter-in-law a gold necklace worth ₹5 lakh. A made the promise in writing and signed it and registered. Then the agreement is valid. ठीक है? So this is the first one. Second one, compensation for past voluntary services. ये हम लोग पहले देखो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि तुमने किसी का वॉलेट ढूंढ के दिया, अब उस टाइम पे वो कुछ बोला नहीं था, तुमने ढूंढ के उसको दे दिया, ढूंढने के बाद तुमने काम कर दिया, उसको वॉलेट रिटर्न कर दिया, फिर वो बोलता है आई प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट यू फॉर दिस थिंग दैट यू डेड। सो उसके लिए अगर तुमने दिया, प्रॉमिस किया है, तो फिर पे करना ही पड़ेगा। अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट होली और इन पार्ट, चाहे पूरा पूरा या थोड़ा, अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलेंटरीली, मतलब वॉलेंटरीली मतलब क्या, अपनी मर्जी से पहले कुछ काम किया था, उस टाइम पे उसको ये नहीं बोला गया था कि तुमको पैसा देंगे, तुम अपनी मर्जी से वॉलेट ढूंढे थे, सेल्फलेसली, ठीक है ना। तो वॉलेंटरीली वर्ड जरूरी है। डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर इज इनफोर्सेबल इन ऑर्डर दैट अ प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज बी बाइंडिंग। कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? सर्विस मस्ट बी रेंडर वॉलेंटरीली, उस टाइम जो काम किया था सेवा भाव से किया था, अपनी मर्जी से, ठीक है। द सर्विस मस्ट हैज़ बिन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए काम किया था। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वॉज रेंडर्ड, एंड द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट द प्रोमिसी। बाद में प्रॉमिस जरूर किया होगा प्रोमिसर कि इस काम के लिए चलो तुमने मेरे लिए किया था, हम उसके लिए तुम्हें कुछ कॉम्पेंसेशन देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, P finds R's wallet and gives to him, R promises to give 10,000. This is a valid contract. अब अगर फिर बाद में R बोलता है कि नहीं देंगे, तो फिर P केस कर सकता है, क्योंकि प्रॉमिस किया ना। हाँ, Mr. X had held his nephew Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised to pay 10,000 to X. Held this is a valid contract that is a compensation to past services. यहाँ पे रिटर्न रजिस्टर्ड वाला कोई बात नहीं है, वो उसमें था नियर रिलेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसमें नहीं है। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या बताया था? डू यू रिमेंबर? मतलब टाइम खत्म होने के बाद पे करना, खत्म होने से पहले पे करना होगा डेप्थ। टाइम खत्म होने के बाद। टाइम बार्ड डेप्थ का मतलब ये होता है वो सारा लोन या डेट जिसका टाइम पीरियड अब जा चुका, इतना पुराना हो गया है कि अब तुम उस पार्टी पे केस नहीं कर सकते। इंडिया का लॉ ये है कि अगर 3 साल बीत जाए और पैसा नहीं मिल रहा है, तब फिर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, तुमको 3 साल के अंदर केस करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान तुमको पैसा नहीं दे रहा है, वो तुम्हारा डेटर है, तो 3 साल के अंदर केस करो। नोट कर लो ये चीज़, ठीक है ना। द टाइम लिमिटेशन इज 3 years। तो 3 साल के अंदर केस करो, 3 साल पार हो गया तब फिर डेटर पे केस नहीं कर पाओगे। दैट इज टाइम बार डेट, ठीक है ना। वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहा है, मान लो टाइम बार डेट हो गया, ठीक है, मान लो तुमने किसी को पैसे दिए थे, अब वो तुमको बोल रहा था हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, और तुम उतना बोल रहे थे कि ट्रस्ट करे थे कि चलो दे देगा दे देगा दे देगा, और फिर तुम्हारे माइंड से स्लिप हो गया, 3 साल पार हो गया, ठीक है।
अब तुम उसको जाके बोले कि पैसा दे दो, तो बोला 3 साल तो पार हो गया ना, टाइम बर्ड हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो कुछ साल और बीत गए, फिर धीरे धीरे करके वो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। ठीक है, एक बार तुम लोग गए किसी पार्टी में मिले, तो वो जैसे ही तुमको देखा वो गिल्टी फील करने लग गया कि अरे अरे तुम्हारा तो डेब्ट दिया हुआ नहीं था, और अब उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो वो मान लो तुमको प्रॉमिस कर देता है कि कोई बात नहीं, टाइम बार्ड था ना, हम अब प्रॉमिस करते हैं हम पे कर देगा तुम्हारा जो भी डेट है। अब एक बार टाइम बार्ड डेट का अगर वो प्रॉमिस कर देता है तो फिर उसको देना पड़ेगा। 3 साल हो तभी उसको देना पड़ेगा। 3 साल तो बीत ही चुका, तभी तो टाइम बार्ड है। अब अगर वो वापस से फ्रेश प्रॉमिस करता है कि वो ओल्ड डेट हम पे कर देगा, तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो तुम स्मार्ट होगा, तुम बोलेगा लिख के दो, साइन करके दो। यहाँ लिखा हुआ क्या है देखो, व्हेन अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। अगर वर्बल बोला तो कुछ वैल्यू नहीं है, क्या पता पार्टी के बाद वापस से मूड चेंज हो जाए। वो मानेगा भी नहीं सर। दूसरा वाला आदमी मानेगा भी तो नहीं। So must be in writing, signed by the maker making it or by his authorized agent, is made to pay a debt barred by limitation, is valid even without consideration. ठीक है ना? I hope it is clear to you. एकदम अच्छे से वापस समझाएं क्या? देखो सिचुएशन ये है, मान लो 2015 में तुमने किसी को गुड सेल किया 50,000 का। अब 2015 में तुमने सेल किया और उसको पैसे देने थे ये 50,000, लेकिन वो दिया नहीं। वो जब फ़ोन करो तो टाल देता था, इस तरह करके टाइम चला गया। तो तुमने उस पर केस वेस नहीं किया और ऐसे बीतते बीतते 3 साल बीत गया, 2018 हो गया। तो उसके बाद फिर जब तुमने उसको फ़ोन किया तो बोला भूल जाओ, 3 साल पार हो गया, अब तो तुम केस भी नहीं कर सकते। तो उस तरह का डेट को हम लोग बोलते हैं टाइम बार्ड डेट, क्योंकि 3 साल पहले तुमने केस किया नहीं, 2018 तक, अब तुम केस नहीं कर सकते। ठीक है, वो बैड डेट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 2020 में वो इंसान वापस से तुमको प्रॉमिस करते कि अच्छा ये 2015 का डेट था 50,000 का, एक काम करो हम पेमेंट कर देंगे, और उसके लिए वो रिटर्न साइन करके देता है। तो फिर इवन दो ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, अब तो 5 साल हो गए ना, 3 साल से ज़्यादा, तो उसको पे करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये फ्रेश प्रॉमिस करके दिया है, लिख के दिया है, साइन करके दिया है, तब फिर अब अगर ये पे नहीं करेगा तो तुम उस पर केस कर पाओगे। ठीक है। नंबर 4, एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन का ज़रूरत नहीं है। तुम अपना अगर 4 एजेंट रखे हो सामान बेचने के लिए 4 सिटीज़ में, दैट इज़ अलाउड। उसके लिए कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा। गिफ्ट, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट द रूल ऑफ no consideration, no contract does not apply. Nothing in this section shall affect the validity as between the donor donee. Thus gift do not require any consideration. इसका मतलब क्या है समझते हैं? Let's suppose एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे आने वाला है, तो तुम बहुत इमोशनल हो गए, बेस्ट गिफ्ट देंगे फ्रेंड को। ठीक है, बेस्ट गिफ्ट देंगे, तो पूछा फ्रेंड से, बोलो क्या चाहिए तुमको, जो तुम्हारा इच्छा वो पूरा करेंगे, बोलो एक बार तो बोलो। तो फ्रेंड हिम्मत करके बोल दिया आईफोन दिला दो। एक बार तो तुमको झटका लगा, बट तुमने बोला कोई बात नहीं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आईफोन कौन सा बड़ा बात है। तुम गए, थोड़ा घर पे जैसे तैसे करके कन्विंस किया और आईफोन गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया, कुछ मंथ के बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला था, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था कि ये भी मेरे को कोई अच्छा गिफ्ट तो देगा ना, हम आईफोन दिया। तो जब तुम्हारा बर्थडे आया
तो वो फ्रेंड 4 समोसा ला के आया और तुमको हैप्पी बर्थडे बोल दिया। तुमको बड़ा गुस्सा आया, तुम बोला मेरा आईफोन वापस करो अभी के अभी, दोस्ती ख़त्म। तो उसने बोला क्यों, हम तुमको आईफोन दिया था, तुम मेरे को समोसा दे रहे हैं। तो वो बोला हम तो रिटर्न नहीं करेगा, तो मतलब हम कोर्ट में केस कर देंगे, ठीक है ना। सो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब कोई इंसान किसी को गिफ्ट देता है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये अपनी मर्जी से दिया जाता है और कंप्लीट जब तुमने पूरा गिफ्ट दे दिया है तो तुम उसको रिटर्न नहीं मांग सकते, ओके क्योंकि गिफ्ट तुमने अपनी मर्जी से दिया था। नाउ यू कैनॉट सू टू गेट इट रिटर्न। In case of completed gifts, the rule no consideration, no contract does not apply. Nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. Thus, gifts do not require any consideration. ठीक है ना। बेलमेंट, बेलमेंट देखो क्या होता है, एक तरह का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे मान लो किसी इंसान को मान लो गुड्स खरीदने हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट, लेकिन वो मार्केट में नया है तो उसको क्रेडिट में कोई गुड्स नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या होता है, किसी सोसाइटी में, उस सोसाइटी में मान लो कोई रेप्यूटेड ट्रेड पर्सन है जिसको सब कोई ट्रस्ट करते हैं, तो वो इंसान उसके पास गया और जाके बोला कि आप जो है मेरे बिहाफ में किसी को बोल के मेरे को क्रेडिट पे गुड्स दिलवा दो क्योंकि आपके बात पे लोग भरोसा करते हैं। तो ऐसे में वो इंसान जो है, जो लोग गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं, उनको बोला कि ये मेरे भरोसे का आदमी, हम इसको जानता है, गुड्स क्रेडिट पे दे दो और इसके लिए हम थोड़ा तुमको अश्योरिटी देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेलमेंट। अब इसमें क्या होता है, हो सकता है कुछ सिक्योरिटी रखने बोला जाए, ठीक है ना, कम सिक्योरिटी भी हो सकता है, एकदम ज़्यादा सिक्योरिटी भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी लिया उस इंसान से, और ये जो इंसान जो ये बेलमेंट का काम करवा रहा है, मीडिएटर, हो सकता है ये पूरी तरह से विदाउट एनी कमर्शियल इंटरेस्ट ये काम कर रहा हो, या फिर हो सकता है इसके लिए कुछ कमीशन भी चार्ज कर रहा हो। तो इट कैन बी ग्रैटिट्यूअस और इवन नॉन ग्रैटिट्यूअस। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेलमेंट। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। Bailment as delivery of goods from one person to another for same purpose. This delivery is made upon a contract that post accomplishment of the purpose the goods will either be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them. No consideration is required to effect a consideration of bailment. कैसे एग्जाम्पल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ए ने हैंड ओवर किया की ऑफ द गोडाउन टू मिस्टर वाई। तो ए का एक गोडाउन है, उसके कीज जो है वाई को दे दिया। वाई डिपॉजिट किया गुड्स को इन द सेम गोडाउन, तो वो कुछ अपना गुड्स भी वहां पे रख दिया। वाई गेट्स पोजेशन ऑफ द गोडाउन बट नॉट ओनरशिप। तो जो होल्ड करता है किसी के बिहाफ में कोई, उसको ओनरशिप नहीं मिला। एज सुन एज वाई लिफ्ट्स हिज गुड्स फ्रॉम द गोडाउन ही विल बी लाइबल टू हैंड ओवर द कीज बैक टू ए, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई कंसिडरेशन का ज़रूरत नहीं है। दैट काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज चैरिटी। चैरिटी के केस में इफ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। यस, अगर किसी इंसान ने प्रॉमिस किया चैरिटी के लिए और फिर बैक ट्रैक करता है तो उस पर केस हो सकता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, प्रॉमिस किया तो उसको करना ही पड़ेगा। हाँ, इवन दो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसलिए तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। जैसे मान लो, अब इसका एक एग्जांपल समझो, एक एनजीओ है, वो एनजीओ फंड जनरेशन करना चाहता है, फंड रेजर करना चाहता है। तो ऐसे में वो एक सेलिब्रिटी के पीछे पड़ा हुआ है कि आप आइए मेरा फंड रेजर में,
आप आइए मेरा फंड रेजर में, आप फंड रेजर में आएंगे तो बहुत सारा लोग देखेगा, बहुत भीड़ होगा, तो हम लोग को डोनेशन अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा एनजीओ का रिक्वेस्ट है। तो वो सेलिब्रिटी बोलते हैं हाँ हम ज़रूर आएंगे और प्रॉमिस करते हैं। तो वो लोग अच्छा खासा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है और इवेंट वाले दिन में सेलिब्रिटी नहीं आता है, तो वो एनजीओ केस कर सकता है सेलिब्रिटी पे फॉर द लॉस इनकर्ड ऑन दैट फंड रेजर इवेंट। वो क्या केस करेगा, उसका पब्लिक में वही चला जाएगा सेलिब्रिटी का। क्या डिफेमेशन, फ़र्क नहीं पड़ता आज के दिन में। इतना सारा सेलिब्रिटी है, इतना सारा इवेंट रोज ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब छोटा मोटा चीज़ है बट कर सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट, चैप्टर कम्स टू एन एंड। आज हम लोग क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा यस सूट बाय थर्ड पार्टी, नॉर्मली डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस जहाँ पे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू इन केस ऑफ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट, एस्टोपल एंड कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड और एक एजेंसी। देर आर सर्टन एग्रीमेंट्स विच कैन बी इन्फोर्स विदाउट कंसिडरेशन। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन must be in near relation, parties must be in near relation, and contract must be made out of natural love and affection in writing and registered under the law. Compensation must be for past voluntary services, then it is valid. Promise to pay a time barred debt in writing signed by the maker. Agency के लिए no consideration is necessary. Completed gifts के लिए does not require any consideration. Bailment contract में consideration is not needed, and charity के केस में भी consideration is not important if promised, then contract of charity is valid. ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग का ख़त्म हो जाता है। लेट मी टेल यू, छोटा सा चैप्टर है बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि 20 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है आउट ऑफ 60। उसमें से जनरली एक क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछता है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। सो एनी क्वेश्चन, हमेशा याद रखो लॉ का चैप्टर अगर अच्छा से लर्न किया हुआ नहीं है तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि एक टाइम बार डेट है और उसको प्रॉमिस किया गया है पे करने का वर्बली, अब तुमको याद नहीं है कि टाइम बार डेट एक्सेप्शन में है या नहीं, तो तुम सिंपल गेस करोगे, तो या तो तुम सही लिखोगे या गलत लिखोगे। अगर येस बोल भी दिया तो ये तो रिटन नहीं है, तो फंस जाओगे। लॉ में अगर लर्न नहीं है तो कुछ नहीं लिख पाओगे, लर्न है तो 100% लिख पाओगे और पूरा मार्क्स ला पाओगे। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। और उसके लिए क्या है, लर्निंग प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज़ माई आइडिया एंड एडवाइस ऑफ लॉ, ये हम तुमको बताता है। कुछ लोगों को लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैक्सिमम लोगों को देखो जब हम पढ़ा रहे हैं लॉ तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा है, यू विल नो वे फील बोरिंग वाइल यू आर स्टडिंग। लेकिन जब घर में जाके पढ़ोगे तो ये एक एक लाइन को गो थ्रू करना टफ एंड चैलेंजिंग हो सकता है। तो एक दो बार तो रीड करना पड़ेगा, तब तुम अच्छे से लैंग्वेज समझोगे। बात है लर्निंग कैसे करें, दैट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज। और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स लोग का फिर यही रहता है कि लर्न नहीं हो रहा है, लर्न करते हैं भूल जाते हैं, फिर एग्ज़ाम के एक महीना पहले आते हैं, सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बता दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, हम थोड़ा ही पढ़ के जाएगा, सिलेक्टिव करने वाला है। और सीए में कुछ भी सिलेक्टिव नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम बोल देगा और वो चीज़ से नहीं आया तो लर्निंग का मेरा टिप एंड एडवाइस ये है, लॉ शुड बी स्टडीड डेली। अगर बहुत हैवी लगता है सिर्फ 40 मिनट्स डेली पढ़ो, ओनली 40 मिनट्स डेली लर्न करो, तो तुम्हारा ये जो लॉ का कंटेंट है 2 महीना में पूरा लर्न हो जाएगा, अगर सिर्फ 40 मिनट्स डेली पढ़ते हो तो।
लर्न करते हो तो 2 महीना में पूरा पूरा एकदम लर्न हो जाएगा और तुमको 60 में 50 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो अभी तो 2 यूनिट ही हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अभी एक बार यूनिट 3 देखो कितना पेजेस का है।